हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में समझना है। हमने लास्ट क्लास में कहा था कि अगर तुम्हें केमिस्ट्री स्टार्ट करनी शुरू करनी है तो तुम्हें पहले एटम का नाम याद होना चाहिए कि हमारे पास जो कितने एटम हैं। हमारे पास एटम तो 180 है, लेकिन याद कितना करना है 30 तक, जो हमने लिस्ट किया था पिछली बार। 30 तक, हाइड्रोजन से लेकर 30 तक लिस्ट किया था, जो हमने आज फिर से लिस्ट किया है। ये तुम्हें याद होना चाहिए विथ सिंबल, एटॉमिक नंबर दोनों। अगर ये बात नहीं याद, अगर तुम्हें ये याद नहीं है तो क्या करो, तुम इसको याद करो। बिना इसके याद के इसके आगे की कहानी, इसकी आगे की जर्नी हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे किसी भी पूरे वर्ल्ड में कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी मैटर हो, कोई भी जिसका मास होता है, वो एटम से बना होता है। तो एटम एक किसी भी मैटर का, किसी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जिसको हम एटम बोला जाता है, सबसे स्मॉलेस्ट। और एटम जो अब तक नोन है हमारे यूनिवर्स में, वो 118 है कुल मिला के। और उसमें से तुम्हें याद करने हैं 30 एलिमेंट, मतलब जिंक तक, या 1 2 मतलब हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक याद करने हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, जिंक, कॉपर, जिंक। ये याद करने 30 तक। अगर ये याद नहीं है तो तुम इसको याद करो। बिना इसके याद किए हम आगे नहीं समझ पाएंगे। तो बिना उसको याद किए तो नहीं करना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आज से आगे हम ये मान के चलेंगे, आप लोग इसको याद कर लीजिए। इसके आगे देखते हैं। देखो, जो भी एटम होता है, इसमें इस क्लास में कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी, उस टर्मिनोलॉजी को हमें याद करना है ना? तो एटम जो भी होता है, वो ध्यान रखना है कि एटम कोई भी हो, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। ये बात ध्यान रखना, ये पहला पॉइंट है। और प्रोटॉन पे, प्रोटॉन को पॉजिटिव से दिखाते, मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन को N0, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है ना? और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, 1 नेगेटिव होता है, और ये नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्या करना है, ये बात ध्यान रखना है। अब जो हमारा एटम होता है, बेसिकली बहुत सारे मॉडल आए हैं इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। लेकिन हमें उस मॉडल को नहीं समझना है, हमें बस क्या करना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना है, थोड़ा बेसिक आइडिया लेना है कि एटम एक्चुअल होता कैसा है, मतलब उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे कैसे ये सब पार्टिकल जो होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये कैसे यहाँ इसमें अरेंज कैसे होते हैं, कैसे फिट होते हैं, ये ध्यान रखना। और ये, इसको हम कहते हैं, जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, इसको फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम बोला जाता है। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, ये बोला जाता है। इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को, ये ध्यान रखना है। अब ये जो एटम होते हैं, इसका ऐसा माना गया है कि जो ये N लिखा हुआ है, वो न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या होता है कि जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक साथ जहां पाए जाते हैं। ध्यान रखना, ये प्लेस का नाम है, जहां पर, जिस प्लेस पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, उसको न्यूक्लियस बोला जाता है। और उसके बाहर एक सर्कुलर पाथ होता है। ये सर्कुलर पाथ, अगर मान लो हम यहाँ पे अगर एटम बना, देखो ये एटम बना हुआ है, सॉरी न्यूक्लियस बना हुआ है N, यहाँ पे न्यूट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा, और इसके बाहर सर्कुलर पाथ होगा, और उस सर्कुलर पाथ में ऐसे ढेर सारे सर्कुलर पाथ होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। ये एजम्पशन माना गया है, बहुत सारे थियरी बनाई गई है उसको लेकर। तो अभी ये बात ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव होगा और यहाँ पे एक न्यूट्रल हो, मटेरियल कुछ भी होगा, तो पॉजिटिव न्यूट्रल मिला के पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जितनी कहानी बताई जा रही है इसको पूरा याद रखना है सीक्वेंस से। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, तो इस पॉजिटिव और इस निगेटिव के बीच में कोई अट्रैक्शन होता है, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके, और दूसरी बात क्या है, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड, मतलब किसी फिक्स सर्कुलर पाथ में
देखो या तो ये पाथ रहेगा या तो ये मतलब कोई एक फिक्स सर्कुलर पाथ रहेगा ऐसे, उसमें वो रिवॉल्व करता रहता है अराउंड न्यूक्लियस। जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, इसको हम अगर पॉजिटिव ऐसे बना दें, देखो ऐसे बना दें, ये पॉजिटिव हमारा है, ये न्यूक्लियस पूरा है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है ना। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा, किसका, एटम का। ये सब लफड़ा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम केमिस्ट्री को समझना शुरू कर दें। बाकी सब कहानी अलग से बताई जाती है, ढेर सारे मॉडल है, उससे समझाया जाता है कि एटम की डिस्कवरी कैसे शुरू हुई है, लेकिन हमें वो सब पूरा नहीं देखना है। अभी बस इतना देखना है कि हमें इतने 30 एलिमेंट को याद करना है, लर्न करना है कैसे भी करके। उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि जो एटम ये लिखे गए हैं, इसमें जितने भी 30 हैं, जो भी 118 होता है, सब में जो भी एटम लोगे तुम, चाहे हाइड्रोजन लो, हीलियम, जो भी लेना है ले लो, लेकिन उसमें जो उसका सिस्टम रहेगा, वो एटम जो भी होगा उसमें से वो सब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होंगे। जो प्रोटॉन होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन जो होगा उसके ऊपर जीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ये मैंडेटरी है, तुम्हें ये याद रखना है। और इसके बाद ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, ये किसी भी एटम में किस तरह से अरेंज होते हैं, मतलब किसका पोजीशन कहाँ है, कौन कहाँ रहता है, उसको हम क्या करते हैं, ऐसे बताते हैं। ऐसा एज्यूम किया गया है, ऐसा माना गया है कि जो बीच वाला पार्ट होता है, जो सेंटर में होता है, वो डेंस पार्ट होता है, वहां पे कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस क्या होता है, क्योंकि देखो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज वाला, और सॉरी, न्यूक्लियस में प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन क्या है, जीरो चार्ज वाला, तो दोनों मिला क्या हो गया, ये जीरो प्लस जीरो प्लस वन, जीरो प्लस, तुम प्लस करो, प्लस वन कर लो, तो क्या आएगा आंसर, इसका आंसर हमेशा प्लस वन ही आएगा, ऐसे मान लेते हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये न्यूक्लियस क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहता है चारों साइड में। अब देखो, चाहे जहां नहीं घूमना शुरू कर देगा, वो किसी फिक्स पाथ पे, किसी फिक्स सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा, घूमेगा। तो इस पाथ का नाम होता है, जो ये पाथ लिखा हुआ है ऐसे सर्कल वाला, इसका नाम होता है सेल। तो जो लिखा हुआ है, देखो हमने इसका नाम हमने देखा यहाँ पे लिखा है 1 2 3 है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो इसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ बनाया हुआ है, ऐसे समझना है कि जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर पाथ होगा पूरा ऐसे होगा, वो इसका नाम हमने दिया है कि सेल है। तो ये हमारे पास क्या है, सेल है, ठीक है ना। अब सेल को हम एन से दिखाते हैं, एन, स्मॉल एन से ऐसे, ठीक है ना। तो ये मान लेना है कि जो एन लिखा हुआ है, ऐसे हम लिख रहे हैं, ये सेल है, सेल को एन से दिखाया जाता है, एन बराबर 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जा सकता है, ये बात ध्यान रखना। तो एकदम सेल क्या होता है, जहां पे जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, वो सेल होता है, ऐसे ध्यान रखना है। सेल 1 2 3 4 5 6 कोई एक इंटीजर नंबर ही होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा 1 2 3 4 5 किसी का भी, है ना, फ्रैक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, एक से रियल नंबर एक होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इंटीजर होगा कोई। अब ध्यान रखना है कि दूसरी बात, किसी भी एटम में, कोई भी एटम होता है, ये बात ध्यान रखना, स्ट्रक्चर किसी भी एटम का होगा ऐसा होगा, अभी सब एटम का स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे भी, तो हमें पता चल गया कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो न्यूक्लियस जहां पे प्रोटॉन, पोजीशन का नाम है, ये प्लेस का नाम है, वह प्लेस जहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है उसको न्यूक्लियस बोला जाता है। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो प्रोटॉन की वजह से होता है, ये बात ध्यान रखना। और न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर पाथ होता है, वहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, उसको सेल बोला जाता है। अब एक बात और ध्यान रखना है, किसी भी, क्योंकि कोई भी एटम होता है, कोई भी एटम चाहे जो हो दुनिया का, अगर वो फ्री फॉर्म में है तो वो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होगा, है ना। अगर कोई न्यूट्रल है तो न्यूट्रल मतलब उसको कोई चार्ज नहीं होगा। चार्ज कितना होगा, जो चार्ज होगा वो जीरो चार्ज होगा। तो जीरो चार्ज तभी पॉसिबल है जब जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव हो। अगर मान लो +5 ले लिया जाए और -5 ले लिया तो इसका आंसर जीरो आएगा। अगर हम ऐसे कहते हैं -5 ले लें और +4 ले लें तो इसका आंसर -1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जितना पॉजिटिव लेना है उतना ही निगेटिव लेना है, तभी तो ये बात पॉसिबल हो सकती है। अब निगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, तुम्हें बात मालूम है कि न्यूट्रॉन जीरो होता है, इसका कोई मतलब नहीं है चार्ज के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मतलब है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही इस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने में पार्टिसिपेट करेंगे।
ये बात हमेशा याद रखनी है, एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल फॉर्म। चार्ज जीरो होगा, इसका मतलब उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी एटम में, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो प्रोटॉन के बराबर होगा, प्रोटॉन के बराबर होगा, ये बात ध्यान है, ठीक है ना। अब देखो ये कैसे पता चलेगा प्रोटॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन क्या है। तो तुम्हें अभी हमने कहा था कि एटॉमिक नंबर याद करके आना है। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का कितना नंबर होता है, जैसे अगर हाइड्रोजन 1 होता है तो वो 1 रहेगा, हाइड्रोजन दूसरे नंबर में नहीं जा सकता, उसका एटॉमिक नंबर 2 नहीं हो सकता है। ऐसे ही अगर ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर हमने लिखवाया है तो वो 8 ही याद करना है, हम 6 या 7 या 1 या 2 नहीं कर सकते। जो बताया गया उसको याद करना है, कुछ चीजें तो याद करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम आगे कुछ सीख सकते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होगा, और ये बराबर होते हैं किसके बराबर, एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो क्या बात ध्यान रखना है, बात ये ध्यान रखना है कि एटम न्यूट्रल होता है, चार्ज जीरो होता है, और चार्ज जीरो तभी पॉसिबल है जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर आपस में। उसका रीजन ये है कि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, और ये पूरा एटम मिलके बना किससे है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की वजह से ही जो चार्ज आ रहा होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही प्रोटॉन रहेगा, दोनों मिला के करोगे जीरो आंसर आ जाएगा। इन दोनों को चार्ज हम खाली ऐड कर लेंगे बस, है ना। इस तरह तुम्हें ये बात ध्यान रखनी। देखो अगला पॉइंट ये है कि इसको देखो, इलेक्ट्रॉन को हम इस दिखा रहे हैं, प्रोटॉन को पीस दिखा रहे हैं, और एटॉमिक नंबर को जेड से दिखा रहे हैं। तो ये हो गया E = P = Z। लेकिन ये कब वैलिड है, जब ये क्या हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो तब, न्यूट्रल एटम हो तब। न्यूट्रल एटम के लिए ये वैलिड है। कोई चार्जेबल एटम हो उसकी कहानी अलग होगी, तो चार्ज वाली बात बताएंगे। फिलहाल के लिए तुम्हें याद रखना है कि अगर एटम न्यूट्रल है, और जो कि हमने बताया कि एटम हमेशा न्यूट्रल ही होता है, तो अगर न्यूट्रल एटम है तो उसका जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर सब बराबर होते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है कि किसी भी एटम में जो प्रोटॉन होता है, एटम में जो प्रोटॉन होता है उस प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर बोला जाता है। यानी कह सकते हैं कि एटम में प्रेजेंट प्रोटॉन को उस एटम का एटॉमिक नंबर बोला जाता है। ऐसे अब प्रोटॉन कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा, तो पूरा सही तरीका ये है कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉनों के नंबर को एटॉमिक नंबर बोला जाता है। तो एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। और हमारा पूरा लफड़ा ये बताया गया है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब इसलिए बताया गया है कि हमें अगला टॉपिक पढ़ना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री को समझना है तो वही जरूरी है, लेकिन ये बिना इसके याद किए उसको हम समझ नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये याद करना जो बात बताई गई है ना, इसको ही हम आगे डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले अगला टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब इसमें देखना है कि इसका मतलब ये होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये होता है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करोगे, वो जहां रहता है, कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन सेल में रहता है। अब सेल क्या है, तो सेल न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ है, उसको कहते हैं सेल, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ है, उसको कहते हैं सेल। और सेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक रूल होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे होते हैं, वही करना हो। देखो फर्स्ट वाले सेल को के बोला जाता है, सेकंड वाले को के एल, फिर थर्ड वाले को के एल एम, फिर एन, फिर उसके आगे एंड सो ऑन, है ना। तो उसके आगे हमें नहीं देखना होता है ज्यादा, तो के एल एम एन मान लेते हैं ना। अगर उसके आगे हो तो 5 6 7 ऐसे बढ़ा लेंगे। तो ये हमने लिखा है, इसके बाद ये एस लिखा हुआ है, एस और पी लिखा हुआ है, एस पी डी लिखा हुआ है, एस पी डी एफ। अगर ये सेल है तो इसको जो ये लिखा हुआ है एस पी डी लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है और एफ लिखा हुआ है। अब ये है आर्बिटल, क्या है, आर्बिटल, ये आर्बिटल होते हैं। अब आर्बिटल क्या होता है, ये भी एक इस सेल में ही किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, अब उसको हम आर्बिटल बोलते हैं ना। अब आर्बिटल में देखो, जैसे एस आर्बिटल होता है, उसमें एक डब्बा मतलब एक बॉक्स होता है, ऐसे समझ लो,
मतलब एक जगह होगी जहां पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसको याद रखना है कि ये नंबर ऑफ डब्बा, नंबर ऑफ बॉक्स है, आर्बिट इसको बोलते हैं। कौन सा? एस आर्बिट है, पी है ना, डी। तो पी वाले में क्या होता है? 3 होता है। डी वाले में क्या होता है? 1 2 3 और 5, 1 2 3 4 5, ये 5 बॉक्स होते हैं, मतलब 5 आर्बिट होता है। और ऐसे ही एफ वाले में कितने होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7। ये ऑलवेज रिमेंबर करना है ये बात, क्या कि एस जहां लिखा रहेगा वो उसको हम 1 डब्बा बनाएंगे, पी जहां लिखा रहेगा उसको 3 डब्बा बनाएंगे, डी जहां लिखा रहेगा उसको 5 डब्बा बनाएंगे, और एफ जहां लिखा रहेगा उसको 7 डब्बा बनाएंगे। अब ध्यान रखना, हर डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ईच ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। जितने ही ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल हो चाहे दो जो ऑर्बिटल हो, देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो एक ऊपर एक नीचे ऐसे भरना है, इसमें एक ऊपर ऐसे, दूसरा नीचे भरना है, तो 6 हो गया। इस वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या 2 2 4 2 6 2 8 10, 10 हो गया पूरा। इसे देखो अगला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14। मतलब इसको याद रखना है कि हर जो ऑर्बिटल बनाया गया है एसपीडीएफ जो भी ऑर्बिटल बनाया गया है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं। तुम एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तुम कहो 1 भर सकते हो, कहा हाँ भर सकते हैं, 3 भर सकते हो, तो आंसर नहीं। तुम जो लिमिट रखी गई है वहां पे उतना ही भरना है, उससे ज्यादा नहीं भर सकते हैं, कम चाहे जिसे भरना। जैसे तुम मान लो कि हमारे पास ये है कि एक बॉटल है, और जब बताते हैं तो ये वाला एग्जाम्पल सबको देते हैं जरूर। इस बॉटल का वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर है ना, ये बात मान लेते हैं। ये बॉटल जो है इसका वॉल्यूम 1 लीटर है। अब इसमें हमें वाटर फिल करना है, तो वाटर मैक्सिमम कितना फिल किया जा सकता है? 50 ml भर सकते हैं, 100 ml भर सकते हैं, 500 ml भर सकते हैं, 700 ml भर सकते हैं, 800 भर सकते हैं, 850 ml भर सकते हैं, 950 भर सकते हैं, 999 ml भर सकते हैं, और 1000 ml भर सकते हैं। लेकिन 1000 1 ml जब भरेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। मतलब क्या हुआ कि इसमें 1 लीटर से ज्यादा हम नहीं भर सकते। वैसे ही जो यहाँ पे ऑर्बिटल रखा गया है एस ऑर्बिटल, एस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, कम नहीं भरना है, इस बात को ध्यान रखना है। सॉरी, ज्यादा नहीं भरना है, कम तुम्हारी मर्जी से भर सकते हो। और पी में भी 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 6 से ज्यादा नहीं भरना है, कम तुम भर सकते हो, है ना, ये तुम्हारे पास फ्रीडम है, कम भर सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं भर सकते हो, ये बात ध्यान रखना है। डी में ऐसे ही 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, या इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसमें इस वाले में एफ वाले में 40 इलेक्ट्रॉन होता है। इस बात को ध्यान रखना है ना। तो हम क्या करना है, बताने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटॉमिक सेल। एटम के सेल में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, भरना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसके लिए जो रूल बनाया गया है, जो रूल बनाया गया उस रूल पे ध्यान रखना है। एसपीडीएफ को ध्यान रखते हुए काम करना है, और रूल को भी ध्यान रखते हुए काम करना है। रूल ये कह रहा है कि जितने भी ऑर्बिटल होते हैं, चाहे जो ऑर्बिटल हो, सॉरी जो भी सेल हो, ध्यान रखना है। रूल बताया कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर मैक्सिमम नंबर लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल। हम सेल कर रहे हैं, ध्यान रखना, सेल मतलब इस वाली बात कर रहे हैं इसकी, है ना, ध्यान रखना। हम इसको कह रहे हैं कि जो ये 1 2 3 4 रखा गया उसमें, जैसे ये एक घर है, ये 2 घर है, ये 3 घर है, चौथा घर। अब हर घर में ढेर सारे कमरे बन जाते हैं, कोई बड़ा बड़ा एक घर है तो उसमें कमरा होता है, जैसे इस वाले में 1 ही कमरा है, इसमें 2 कमरा है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, ऐसे ही ना। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में क्या होते हैं, वो 2n स्क्वायर होते हैं। इसको फॉलो करना है बस। अच्छा, 2n स्क्वायर मतलब 2 नंबर है, तुम्हें याद रखना है, n फॉर नंबर ऑफ सेल, किस सेल में तुम्हें भरना है वो यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। मतलब पहला सेल अगर मान लेते हैं, पहला सेल हमने n बराबर क्या रख देना है, 1, यानी सेल जो हमने लिखा है वो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, n बराबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन। तो जहां n रखा हुआ है इस वाले में 2, वहां पे 1 रख दो, तो 2 1 की पावर 1, इसी की पावर 2 करोगे तो क्या आंसर आएगा, 2 × 1 आएगा,
किसी के 1 × 1 करोगे, 1 स्क्वायर मतलब 1 × 1 होता है, तो 1 × 1 = 1, तो 1 का फिर 2 मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 2। मतलब फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 2। कितने भरने हैं? 2। जो ये है ये यही बता रहा है कि किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है। ये दूसरा सेल, अगर n बराबर तुम ले लो 2, मतलब हमें इस वाले सेल में देखना है कि इसमें कितना हम भर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो उसमें कितना भरना है। तो तुम क्या करो, 2 इंटू जहां पे n रखा वहां पे क्या रख दो, 2 रख दो और उसके स्क्वायर लगा दो। तो जब किसी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करते हैं जिसका आंसर आता है 2 दूनी 4 होता है ना, तो ये 2 × 4 हो जाएगा और इसको जो सॉल्व करोगे तो आएगा 8। मतलब क्या हुआ कि सेकेंड सेल में, मतलब ये वाला सेल जो है इसमें हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो तुम 7 भर दो, 6 भर दो, 5 भर दो, 4 भर दो, 1 भर दो, लेकिन 9 नहीं भर सकते हो पहले वाले। ये बात ध्यान रखना। जितना लिमिट यहाँ बताया गया है, देखो हमने कहा है मैक्सिमम, तो हर वर्ड का मतलब अपना होता है, उस वर्ड को ध्यान रखना। हमने कहा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरना है, मतलब उससे ज्यादा नहीं भर सकते हो, कम तुम्हारी मर्जी भर सकते हो, है ना। ऐसे अगर m बराबर 3 रख दें तो क्या होगा, 2 इंटू, देखो इस फार्मूले में 3 रखना है, इसमें अगर 3 रखोगे 2 इंटू है और फिर 3 का स्क्वायर करना है, तो 3 3 जा, अगर 3 का स्क्वायर करोगे इसका मतलब होता है 3 इंटू 3, है ना, और 3 3 जा 9 होता है। मतलब 3 का स्क्वायर हम क्या रखेंगे यहाँ पे, 2 इंटू 9 रखेंगे और इसका आंसर आएगा 19 2 जा 18। मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ जो थर्ड वाला सेल है, इस वाले सेल में, इस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, 18 इलेक्ट्रॉन भरना है। फिर से वही बात है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरने हैं, मैक्सिमम मतलब उससे ज्यादा नहीं भर सकते हो, कम तुम चाह तुम्हारी मर्जी भर सकते हो, तुम 17 भर दो, 15 भर दो, 18 भर दो, 18 भर दो, लेकिन 19 नहीं भर सकते हो, है ना। 18 भरने के बाद 19 नहीं भर सकते हो। अगला इलेक्ट्रॉन अगले वाले सेल में जाएगा। ये मैक्सिमम क्राइटेरिया बताई जा रही है, इसको क्या करना है, ध्यान रखना है ना। कम भर सकते हो, ठीक है। अगर हम n बराबर क्या लगा दें, n बराबर अगर 4 लगाएंगे तो इस तरह से 2 इंटू 4 की पावर 2 करेंगे, 4 4 हो जाए क्या होता है 16 होता है, और इंटू 2 करेंगे तो आएगा 32। मतलब फोर्थ वाले सेल में 32 भर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम, इसको ध्यान रखना, मैक्सिमम भरना है। अब ये तो हो गया कि हम किसी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है ना, किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन भरना। सेल क्या होता है, बार बार कह रहे हैं कि जहां इलेक्ट्रॉन होता है, जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको सेल बोल रहे हैं। वो एटम में पाया जाएगा, एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से सेल होता है। अब सेल मतलब तुम अपने मन से एक काल्पनिक कोई ऐसे ही इमेजिनरी लाइन मान लो कि ये न्यूक्लियस होगा, ऐसे मान लो पॉइंट, वहां न्यूक्लियस, उसके अराउंड तुम ऐसे सर्कल बना दो, है ना, ऐसे गोले गोले, और वहां समझ लो कि वो 1 2 3 पहले वाले न्यूक्लियस, जो पहले न्यूक्लियस जो पास रहेगा उसको फर्स्ट सेल बोलेंगे, उसके जस्ट आगे वाले को सेकेंड, उसके आगे वाले को थर्ड, उसके आगे वाले को फोर्थ, इसके आगे चाहे जितने चले जाओ हम उसका नंबर बढ़ाते चले जाएंगे। न्यूक्लियस के पास वाले को फर्स्ट बोला जाता है। अब उसके बाद तुम्हारी मर्जी है, तो अपने मन से तुम बना सकते हो n बराबर कहाँ शुरू होने वाला, तो n बराबर 1 शुरू होगा, 0 से नहीं। देखो, तो हमने कुल कंक्लूजन ये निकाल दिया कि अगर हमारे पास जो सेल है वो, अगर पहला सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, चौथा सेल है और पांचवा सेल है, तीसरा चौथा मानते हैं, तो यहाँ पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, ये इलेक्ट्रॉन है और यह सेल है ना। तो सेल क्या है, पहला तो उसमें इलेक्ट्रॉन 2, दूसरा है तो 8, तीसरा है तो 18, चौथा है तो 32, और ये मैक्सिमम नंबर है, ध्यान रखना है, मैक्सिमम। दूसरी बात ये बताया गया है कि जैसे अगर इसके पहले इसी रूल को लगा लें, हम इस रूल को लगाकर हम कुछ एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं ना, हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन में पहले सोचो कि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो किसी का, तो हमें पहला काम ये है कि पता करना कि किसमें, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं पता रहेगा तो तुम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे। हमें मान लो कि 100 लड्डू किसी को बांटना है, तो पहले पता कर लो कितने लड्डू है, उसके हिसाब से बांटोगे। तुम 500 में बांट रहे हो, 100 में बांट रहे हो, जो है ना, पहले क्वांटिटी पता करो। तो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को बंटवारा कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए कितना है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं एटॉमिक नंबर याद कर लो। एटॉमिक नंबर याद होगा, तुम्हें पता चल जाएगा उसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जो एटॉमिक नंबर होता है वही वही उसका इलेक्ट्रॉन होता है, वही उसका प्रोटॉन होता है। ये बात ध्यान। अब क्या है कि जैसे हाइड्रोजन का एक होता है, हाइड्रोजन का एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक एटॉमिक नंबर भी होता है। यहाँ लिखा हुआ है, तुम इसको याद करो, बार बार कर रहे हैं, बिना याद किए काम नहीं होने वाला है।
अब तो इसमें क्या करोगे, हम दो, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक, तुम्हारे पास जितना रहेगा उतना तो बांटोगे, ज्यादा थोड़ी बांटोगे। इसका मतलब क्या, हमारे पास एक है तो पहले इस वाले में एक हो जाएगा, और हमारे पास कुछ बचा इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब इसमें एक ही रहेगा, कोई मतलब नहीं है, उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हम हीलियम ले लें तो हीलियम में क्या है, दो है ना। अब कैसे हमने पता किया, नहीं तो याद किया गया है, तो ये याद करना, हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन है, दो एटॉमिक नंबर मतलब दो इलेक्ट्रॉन है। अब हमने कहा है तुम्हें कि हमेशा याद रखना है कि E बराबर P बराबर Z होता है ना, इसको याद रखना है। अब EPZ बराबर है, तो इसको याद करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन है, और फर्स्ट सेल में हमारे पास क्राइटेरिया कितनी है, देखो ये हमने क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि ये याद रखेगी, हमेशा इसमें इतने भरना, ज्यादा नहीं भरना है, मतलब हमारे पास इसमें दो भरना है, और हम अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, और दो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ दो भर दो। अब कुछ बचा ही नहीं है, दो बचा नहीं है, तो क्या करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक का हाइड्रोजन का 1s, हाइड्रोजन का सिर्फ 1 हो जाएगा, और हीलियम का 2 हो जाएगा फर्स्ट सेल में। अब देखो अगर हम लिथियम बात करें Li का, इसका 3 होता है। अब क्या होगा, अब देखो लिथियम 3 होता है तो 3 एटॉमिक नंबर है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्रोटॉन है, ये वाली बात ध्यान रखना है कि EPZ बराबर होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 भर सकते हैं, 3 नहीं भर सकते हैं, भरेंगे नहीं, गलत है ये, हम यहाँ 2 भरेंगे, क्योंकि हमने कहा कि इसमें 2 ही भर सकते हो मैक्सिमम, फर्स्ट सेल में 2। तो क्या करना है, अगला इलेक्ट्रॉन अगर 2 इसमें भरोगे तो एक बच जाएगा, एक अगले वाले सेल में, मतलब इस वाले सेल में आएगा, ये सेल वाले में, इस वाले में, तो दूसरे में कितना इलेक्ट्रॉन, एक भरना है। तुम बोलो 8 भरना है, अरे 8 भरो है, तुम्हारे पास 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तब तो भरोगे, नहीं है तो कहाँ भरोगे, किसी मांगने जाना नहीं है, तो जो है वही भर दो बस। तो तुम्हारे पास 3 था, 2 इसमें भर दिया, एक इसमें भर दिया, काम हो गया। जैसे अगर हम इसका लिथियम का स्ट्रक्चर तुम्हें बना के दिखाएं, देखो लिथियम में क्या होगा कि ये हो गया लिथियम, बीच में न्यूक्लियस होगा, और इसके बाहर एक सेल और ये दूसरा सेल, जो इलेक्ट्रॉन होगा, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन पहले वाले सेल में होगा, लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन अगले वाले सेल में चला जाएगा, है ना। जैसे अगर हाइड्रोजन बताएं हम हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का ये देखो बीच में न्यूक्लियस हो गया हाइड्रोजन, और उसके बाहर एक सेल हो जाएगा, और उस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा बस। अब तुम सोच रहे हो कि बाकी सेल कहाँ चला गया, हम तो 3 4 5 6 लिखवाए हैं पूरा, तो तुम वही सेल यूज करोगे जो जितना तुम्हें जरूरत है, जितना तुम्हें जिसमें इलेक्ट्रॉन भरना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है इसके बाहर जो सेल होगा उसको छोड़ दोगे, ठीक है ना। अगर हम कहें हीलियम बनाओ, He का बनाओ, He मतलब क्या हुआ कि He में बीच में न्यूक्लियस होगा, उसके पास एक सेल है, 2 इलेक्ट्रॉन में भर दो, एक में, एक इथीन दोनों भर, दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा। तो ऐसे तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो किसी भी एटम का, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, हमने क्या देख लिया कि ये हो गया 1, ठीक है ना, किसका, लिथियम का। आई लाइक दिस, इसको ध्यान रखते हुए काम करेंगे हम अगर आगे बढ़े और निकाले कि लिथियम बाद आता है, चलो बोरान देखते हैं ना, बोरान का 5 होता है ना, तो इसमें अगर पहला सेल ये है, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ऐसे चौथा सेल लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, क्योंकि 5 था तो 2 रख दिया, पहले वाले में 2 रख सकते हो, ये फिक्स है। तो 3 हमारे पास बच गया, 2 रख यहाँ पे भर दिया हमने, तो 3 बच गया, और बचा हुआ क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, तो 3 बचा है तो यहाँ पे 3 रख दो, क्योंकि दूसरे में 8 भर सकते हो, कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है यहाँ पे, तो उसको ध्यान रखते हुए काम करें। अगर मान लो हम नाइट्रोजन करें, तो नाइट्रोजन क्या होता है, 7 होता है, तो इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ 2 हो जाएगा, बचा कितना, देखो हमने पहले में 2 भर दिया, तो बचा कितना, बचा 5 है, तो 5 अगले वाले सेल में, मतलब दूसरे वाले में, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो ये 2 और 5 किसका हो गया, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकाल। ऐसे ही ऑक्सीजन का है ना, ऑक्सीजन का 7 8 होता है, तो 2 यहाँ भर दो, बाकी 6 बच गया, यहाँ रख दो। ऐसे तुम नियान का भरो, है ना, Ne, नियान का 10 होता है, देखो हमने कैसे बता रहे हैं, 10 है, यहाँ लिखा हुआ है, वो तुम्हें याद करना है ना, बार बार कर रहे हैं, नहीं याद करोगे तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो अब देखो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहाँ भर दो, बाकी 8 बच गया यहाँ पर, है ना। अगर हमें सोडियम का करना हो Na का 11 होता है इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहाँ करोगे तो 8 यहाँ करोगे, यहाँ 9 नहीं करोगे, ध्यान रखना है, यहाँ 8 करना है, तो 8 और ये 2 10 हो गया है, मतलब 10 तुम भर चुके हो, एक तुम्हारे पास अवेलेबल और है, वो अगले वाले सेल में, मतलब थर्ड वाले सेल में, यहाँ पे 1 भरा है, ठीक है ना। अगर हम क्या करें, अगला ऐसे ही हम कर देते हैं, मान लो फास्फोरस करते हैं, तो फास्फोरस का 15 होता है। अब हम ये बता कैसे ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फास्फोरस का 15 लिखा गया है, तो वो तुम्हें याद करना है। अब क्या होगा, 15 इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहाँ भर दो, 8 यहाँ भर दो, 10 हो गया, 5 और बचा तो 5 यहाँ भर दो, ऐसे, मतलब ऐसे तुम्हें भरते चला जाए, कुछ करना नहीं। अगला, अगर मान लो हमारे पास
सल्फर मान लो क्लोरीन होता है Cl, तो यहाँ पे 17 हो जाता है, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, और यहाँ पे क्या होगा 7 हो जाएगा। अभी एक इलेक्ट्रॉन मतलब 7 हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर पोटेशियम कर देंगे। पोटेशियम मतलब पोटेशियम में मतलब आर्गन करते हैं Ar, तो 18 हो जाएगा। इसका 2, 8 और 8 हो गया। अब देखो ये 8 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, और हमने क्या कहा था कि पहले वाले सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, अगले में 32, ऐसे बताया था। देखो अगर हम पोटेशियम का करते हैं K का, इसका 19 होता है, और इसका क्या होगा 2 होगा, 8 होगा, और यहाँ पे 9 लिख दें, तो ये गलत है। देखो ये 18 लिखा गया है, 18 भर सकते हो, अभी भरना नहीं। जब तक जो बताया जा रहा है, पहला रूल इतना था कि पहले वाले सेल में, दूसरे वाले सेल में, तीसरे वाले सेल में किस सेल में कितना भरा जा सकता है इलेक्ट्रॉन, ये बताया गया है। अब अगला रूल भी सुन लो। ये पहले रूल तक अब तक इतनी बात चल रही थी, लेकिन अब ये अगला रूल यहाँ मतलब जो अब तक जो रूल बनाया गया था वो सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन के लिए वैलिड था, इतने तक के लिए वैलिड था। उसके आगे के लिए क्या कहानी, थोड़ी बात सुनो कि जब किसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ध्यान रखना, जब किसी भी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वाले सेल में चला जाएगा। नेक्स्ट वाले मतलब ये कौन सा सेल है, देखो ये है, यहाँ 8 कर देते हैं, तीसरा सेल। तो जब किसी सेल में, चाहे जो सेल हो, उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो अगला इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो अगले वाले सेल में जाएगा। मतलब यहाँ 8 हो चुका है, तो अगला वाला कहाँ जाएगा, अगले मतलब चौथे वाले में, इस वाले में जाएगा, यहाँ 1 करेंगे। ये दूसरा रूल है। दूसरा रूल क्या है, पहला तो किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स कर दिया गया है, लेकिन वो मैक्सिमम बताया गया है। दूसरी कंडीशन ये बताई गई कि सब में कोई भी एटम जो होता है वो सोचता है कि हमारे बाहरी सेल में एट लीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन हो, 8 से ज्यादा कम होगा तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन वो 8 रखना चाहता है। 8 उसकी एक स्टेबल क्वांटिटी है ना, स्टेबिलिटी उसका एक रूल है समझ लो, तो ये सोचता है। तो पोटेशियम की हो गया, मतलब अगर हम कैल्शियम का करें तो कैल्शियम का 20 हो जाएगा, और इसमें देखो इसका 2 होगा, 8 होगा, मतलब दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में 8, इसमें 2 करना है। हमने क्या कहा है, जब किसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, उसके अगले वाले सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, उसके अगले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अगर मान लो हम स्कैंडियम का करें, स्कैंडियम मतलब Sc होता है और 21 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक आंसर देखो, पहले में 2, फिर 8, फिर अगर यहाँ 2 कर दें तो 12 हो गया है ना, 2, 8, 10, 2, 12, बचा कितना हमारे पास, 21 था। 21 में से 12 कम कर तो बचा कितना, 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे। अब तुम सोच रहे हो कि यहाँ कैसे पता लगे 9 भरेंगे, तो तुम्हें क्या करना है, पहला दूसरे में भर लेना है, बाकी जो बचेगा थर्ड वाले में भर देना, मतलब फोर्थ वाले में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जो बचेगा इसमें भर देना है, ठीक है ना। अब यही सीक्वेंस फॉलो करते हुए चलना है। तुम अगर मान लो ये तो लिखना है, लिख लो एक बार। अगर मान लो हम क्या कर रहे हैं, स्कैनिंग बाद टाइटेनियम तो हो गया, हम कर रहे हैं डायरेक्ट क्रोमियम कर रहे हैं। तो क्रोमियम में क्या होता है, क्रोमियम में करें, क्रोमियम के अलावा किसी और करते हैं, चलो आयरन करते हैं ना। Fe का 26 होता है, देखो यहाँ 26 लिखा हुआ है ये। अब देखो इस बार हमने एटॉमिक नंबर लिख दिया है 26 होता है, लेकिन अगली बार हम नहीं लिखेंगे क्लास में। लेकिन तुम्हें क्या करना है, याद करके आना कि ये इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तभी हम ये आगे पढ़ पाएंगे, क्योंकि समझना तभी। अगर वास्तव में केमिस्ट्री सीखना चाह रहे हो, शुरुआत करना चाह रहे हो, तो शुरुआत जैसे कहा जाए वैसे करते रहो। अपने मन वाली करोगे तो फिर करते रहो, अपने मन वाली अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जो कहा जाए उतना करो, तो एटॉमिक नंबर याद करके आना है। अब देखो 26 का क्या होगा कि पहले वाले में 2 भरना है, दूसरे में 8 भरना है, तीसरे में 8 भरना है, अगले चौथे वाले में 2 भरना है। अब देखो कुल मिला जुला के चौथे में 2 होने के बाद इसमें हम तब तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें इस वाले में तब तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे जब तक इसमें 18 ना हो जाए। हमने कहा है कि पहले वाले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, 18 तो भरना है, लेकिन उसके बाद वाले में, उसके बाहर वाले में पहले 2 भर लो, है ना। तो 2 आगे भर लो, यहाँ पे चले जाओ, तो क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पे क्या लिख दिए ऐसे। अब देखो यहाँ पे कितना है, एक्चुअल में 10, 8, 2, 10 और 2, 12, बचा कितना है, 14 इलेक्ट्रॉन बचा है ना, क्योंकि 26 में से 14 निकाल दोगे, सॉरी कितना है, 12 निकाल दोगे तो 14 बच जाएगा।
तो यहाँ 40 लिखना है ऐसे, ठीक है ना। अगर मान लो तुम कोबाल्ट कर रहे हो CO का तो 28 होता है, कोबाल्ट 27 होता है, 27 कोबाल्ट का होता है, और इसका 28 यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा ना। और तुम अगर मान लो 18 कर रहे हो निकिल का तो 2 8 और यहाँ पे 16 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर तुम 29 का कर रहे हो तो CU 2 8 यहाँ पे कितना होगा 17 होगा, और वहाँ 2 हो जाएगा। देखो ये सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, गलत है। लेकिन अभी फिलहाल के तुम अपने रूल के हिसाब से यही याद रखो, बाद में इसको हम सही कर देंगे, है ना, अभी थोड़ा टाइम में। अब तुम जिंक कर लो, जिंक ZN 30 होता है, तो इसमें 2 को 2 8 18 और 2, है ना। अगर अब इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो वो इसमें नहीं भरा जाएगा, क्योंकि अब इसमें 18 हो गया था, अब अगले में भरेंगे, इसको 8 पहुंचाएंगे, मतलब 2 के बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 6 आएगा, ऐसे 8 तक ले जाएंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन आगे भर के, है ना, फिर इसको 9 करेंगे, यहाँ 2 भरकर चलता रहेगा, और यहाँ पे 9 8 ऐसे करते जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना, अब इसके आगे तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करने के लिए नहीं पूछा जाएगा, बस इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करते कैसे हैं। देखिए ये KLMN के बेस पे था, 1 2 3 के बेस पे था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन ज़्यादा हमें यूजफुल नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा इसका यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन का यूज SPDF वाला किया जाता है, तो हम इस बात को अब याद रखेंगे कि हमें ये वाला करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। जो हमने बताया ये वाला, ये तुम्हें याद ही करना है, कैसे करना है ध्यान रखना है, 1 2 बार इसको देखोगे अपने आप समझ आएगा। इसको सीखना है, जितना बता रहे उतना सीखो, नहीं सीखोगे तो फिर तुम नहीं कर पाओगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तुम कमेंट कर बताओ क्या प्रॉब्लम है, उसको अगले क्लास में हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे प्रॉब्लम, है ना। देखो अब क्या करना है कि हमें, एक तो हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, किसका, एटम का, किस बेस पे, KLMN के बेस पे किया है, 1 2 3 सेल के बेस पे किया है। अब हम क्या करेंगे, ऑर्बिटल के बेस पे करेंगे, ये जो लिखा हुआ है FPDF ऑर्बिटल, ऑर्बिटल सबसे मेन खेला, मेन प्रॉब्लम, मेन फंडा इसी का है। पूरा जो खेला होगा किसी भी केमिस्ट्री में, जो भी खेला हो रहा है, सब ये SPDF ही कर रहे हैं। तो हमें सेल तो 1 2 3 तो जरूरी है, लेकिन उसमें मेन है सेल, है ना, सॉरी ऑर्बिटल मेन है। तो तुम्हें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ करना नहीं है, एक लाइन याद करनी है, उस हिसाब से कर लेना है। देखो लाइन नहीं याद हो पा रही, तुम 1 2 बार लिखो, याद हो जाएगी। लाइन कैसे आई है वो समय आने बता दिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए तुम्हें वो जरूरी नहीं कैसे आया हुआ है, अभी बस ये जरूरी है कि तुम्हें उसको याद करना है कि लाइन क्या है ना। देखो लाइन ये है कि हमें याद रखना है कि 1S और कामा 2S कामा 2P कामा 3S कामा 3P कामा 4S कामा 3D, ये याद रखना है ना। जैसे अब ये क्या लिखा हुआ है, जो ये 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, तो बात ध्यान रखना है। ये भी जो लिखा हुआ है, उसकी जो हमने मार्क किया है लाइन, वो ये सेल बता रहा है, ये सेल लिखा हुआ ना, ये सेल 1 2 3 4, यही सेल वो बता रहा है कि वो वाला सेल है। देखो उसके नीचे हमने लिखा है कि जो ये कोई S लिखा हुआ है, देखो ये वाला S देखो 1 में लिखा है, 1 में, तो ये बता रहा है कि ये जो S है वो इस वाले सेल का है। देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ, तो ये 2 बता रहा है, ये 2, ये जो ये वाला 2 है वो बता रहा है कि ये जो S है, ये वाला S, मतलब ये वाला S वो इस सेकेंड वाले सेल का है। ऐसे जो 2P लिखा हुआ है, 2P मतलब ये 2 और ये P, 2 और P ऐसे लिखा हुआ है, वो बता रहा है कि ये कौन सा सेल है में वो ऑर्बिटल है। हर सेल में ऑर्बिटल फिक्स होते हैं, इससे पहले वाले में S होता है, दूसरे वाले में S और P होता है, तीसरे वाले में SPD होता है, और तीसरा चौथे वाले में SPDF होता है। तो हर सेल में ऑर्बिटल फिक्स है, उस सेल में कौन कौन सा ऑर्बिटल है ना। तो ऑर्बिटल अगर फिक्स है तो उस ऑर्बिटल को तुम्हें याद रखना है। ऑर्बिटल होता क्या है, सेल क्या होता है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी जहां ज्यादा होती है उसको ऑर्बिट बोलते हैं, और टोटल प्रोबेबिलिटी जहां होती है वो सेल होता है, सिंपल है। तो सेल मतलब या ऑर्बिटल मतलब जहां इलेक्ट्रॉन होता है, बस इसको थोड़ा याद रखना है। अब देखो, अब यहाँ हमने क्या लिखा है, दूसरी बात कि S में इलेक्ट्रॉन में कितने भरे, S में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, या तो 1 भरने हैं या तो 2 भरने हैं। ध्यान रखिए लिखा हुआ है, जहां भी S लिखा हुआ वहां पे 1 या तो 2, जहां पे P मतलब P मतलब P ऑर्बिटल, यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक, 1 भरो, 2 भरो, 3 भरो, 4 भरो, 5 भरो, 6 भरो, 7 नहीं भरना है ना, इसको ध्यान रखना, जो कहा जाए उसको सुनो। D में 1 से लेकर 10 तक भरना है,
लेकिन जहां डी यूज कर रहोगे वहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं भरना है, जितना कहा जाए उतना ही भरना है, मतलब मैक्सिमम 10 भरना है, मिनिमम तुम्हारी मर्जी से जितना बचेगा उतना कर लेना। अगला ऐसे एफ में भी क्राइटेरिया है कि एफ में हम कितने भरते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 2 लेकर 1 से लेकर 14 तक भरेंगे। अगर हमारे पास कम है तो कम भर लेंगे और ज्यादा है तो अगला वाला यूज कर लेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं भरेंगे 14 से, ठीक है ना। चलो अब देखो, हम इसके बेस पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है, अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो इसके आगे वाली कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये है किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने का तरीका, इसको याद कर लो बस। अब देखो हम समझा दे रहे हैं। देखो अगर हाइड्रोजन का करना हुआ, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, तो हाइड्रोजन में हमें एक इलेक्ट्रॉन भरना है तो सबसे पहले वाला ऑर्बिटल यूज करेंगे, ये वाला, यहाँ लिखेंगे 1 और s। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक है ना, हाइड्रोजन में एक, उसके पावर 1 लगा दो, बस ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का। अगर तुम्हें हीलियम का करना है तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही पहले वाला सेल यूज करो, पहले वाला ही यूज करो, यही वाला, तो 1s2। क्यों, हम क्यों यूज करें, क्योंकि हमें पहला वाला सेल यूज करके ही आगे बढ़ना है, हमेशा शुरुआत से भरना, शुरू हमेशा हर आइटम के लिए शुरू से भरना है फिर लास्ट तक जाना है ना। तो देखो पहले में हमने 2 भर दिया। अगला हमारे पास लिथियम अगर हम यूज करें तो लिथियम में 3 होता है, 3 एटॉमिक नंबर है तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा, ये बात ध्यान रखना है। और ये बात लिखाया गया, देखो यहाँ पे लिखा गया है, तो उसको याद रखो। अब ये क्या होगा, 1s2 है ना, 3 इलेक्ट्रॉन था, 2 ऊपर भर दिया हमने, ये जो भर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना है, जो पावर में लिखा गया होता है वही इलेक्ट्रॉन लिखा होता है। अब ये पावर में जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इसका कोई मतलब नहीं, ये दो इलेक्ट्रॉन हो गया, हमारे पास 3 था, 2 भर दिया, अभी बचा कितना, 1 भरने के लिए अगला वाला यूज करेंगे। अगला इसके बाद कौन आता है, 2s आता है, तो यहाँ पे देखो कामा 2s, इसमें 2 नहीं भरना, 1 भरना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास बचा 1 ही है ना, 2 था, यहाँ 1 यहाँ हो गया, तो कुल मिला के 3 हो गया, तो ये हो गया। ऐसे ही बेरिलियम का B, यहाँ पे 4, तो 4 का 1s2 2s2, क्यों, क्योंकि 4 था, 4 भर दिया। ऐसे ही बोरान का देखो, बोरान का 5 होगा, 1s2 2s2 2p1। देखो 5 था हमारे पास, तो पहले इसमें भरा 2, देखो ये भर दिया, फिर इसमें भरा, देखो 2 इसमें भर दिया, उसके ऊपर लिखा हुआ है 2, 4 हो गया। अब हमें 4 के बाद इसमें 3 नहीं भरेंगे, मतलब अगला नहीं भरेंगे, अगला वाला अगले के यूज करेंगे, तो p यूज कर लिया, p1 कर लिया, क्योंकि हमारे पास एक ही बचा था, एक रख दिया। ऐसे ही कार्बन रखोगे तो कार्बन का 6 हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, और 2p देखो 4 भर दिया हमने, देखो 2 इसमें 4 हो गया, ऊपर लिखा हुआ है 2 और 2 4 हो गया, और इसमें 6 था तो 2 और बचा, इसमें 2 यहाँ रख दो, ये हो गया कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही क्या करना है, नाइट्रोजन का अगर करोगे तो नाइट्रोजन का 7 होता है, इसका करोगे 1s2 2s2 और 2p, देखो 2 इसमें भर दिया, 2 इसमें 4 हो गया, और 7 होता है तो 4 भर दिया, 7 होता है, 4 भर दिया, 7 होता है, कितना बचा, 3 बचा है, 3 बचे, 3 यहाँ रख दो। ऐसे ही नाइट्रोजन बाद ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 एटॉमिक नंबर, तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2, हम इसे हमेशा फॉलो करेंगे ये वाला। फिर क्या होगा, 2p4 हो जाएगा, क्यों, देखो 8 था, 2 इसमें 2 इसमें, कितना हो गया, 4 हो गया, और 4 यहाँ भरेंगे, 8 हो जाएगा। अगला देखो, अगर हम कहें फ्लोरीन का भरना है तो फ्लोरीन का 9 होता है, इसमें देखो भरोगे तो 1s2, स्टार्टिंग से हमेशा भरना होता है, 2s2 यही वाला यूज करेंगे, ये वाला। फिर 2p क्या होगा, 2p5 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ भर दिया, 2 यहाँ भर दिया, और 5 यहाँ भर दिया। देखो तुम्हें नीचे वाला नंबर नहीं, देखो ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर नहीं काउंट करना है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो सेल बता रहा है, हमें जो पावर लगा रहे हैं उसको ही काउंट करना, उसका पावर हमेशा जो इसके पहले लिखा होता है नंबर उसके बराबर होना चाहिए, तभी सही होगा। अगर हम कहें तुम नियान का अगर बताओ, तो नियान का क्या होगा, 10 होता है, तो 1s2 यहाँ भरेंगे, फिर 2s2 भरेंगे, फिर 2p6 भरेंगे, देखो 6 हो गया, 6 और 4 10। अगर हम कहें सोडियम करो, सोडियम कैसे करोगे, 11 1s2 2s2 2p6 2p6, अभी कितना हुआ, 10 हो गया, एक बचा है, देख अगला वाला, इसके दो, इसके बाद क्या आता है, ये भर गया पूरा, 7 नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे, तो हमें एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था, अगला वाला यूज कर लो, यहाँ पर लिखेंगे 3s1, है ना, हो गया 11। ऐसे ही तुम क्या करो, चाहो तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो सबका। अब हम थोड़ा आगे बताते हैं, अगर मान लो हमारे पास सल्फर का हो गया 16 हो जाएगा, तो क्या होगा, 1s2
2s2 2p6 3s2 और 3p4। देखो 3p तक पहुंच गए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना भरना, 16 भरना है तो 2 2 2 4 6 10 2 12 4 16 ऐसे भरना है। अब क्या करना है, हमेशा ऊपर वाला काउंट करना है, पावर जो लिखा होता है वही पावर सबका फिक्स होता है। मैक्सिमम एस का 2 होता है, पी का 6 होता है, डी का 10 होता है और एफ का 14 होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अगर हम कैल्शियम का लिखें सी ए का तो 20 हो जाएगा और 1s 2 2s 2, उसके बाद ये देखो 2 इसके बाद क्या आता है, 2p आता है, 6 आएगा, 3s क्या आएगा, 2 आएगा, 4s सॉरी 3p कितना आएगा, 6 आएगा और फिर आ गया 4s 2 आ जाएगा, 4s 2। अब तो ऊपर वाला काउंट करके देखो 2 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, देखो 20 हो गया पूरा, 20 यहाँ भी है, 20 पावर को सम करने पर भी आ जा रहा है, तो मतलब पावर को सम करने पर 20 आना चाहिए बस। उसके बाद अगर हम कहें आयरन करो Fe का तो 26 होता है ना, तो इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये पूरा हो गया। देखो डी में 6 आ गया तो डी में 10 भरते हैं, 6 आ गया तो हमारी क्या गलती उसमें है, क्योंकि इसमें 26 इलेक्ट्रॉन था, 26 थे, जिसको काउंट करोगे 2 और 2 4 हो जाएगा, 6 10 हो जाएगा, 2 12 हो जाएगा, 6 18 और 2 20 हो जाएगा और 6 26 हो जाएगा। ऐसे ही देखना है। तो मान तुम क्या कर रहे हो, कि तुम कर रहे हो चलो मान लो जिंक का कर रहे हो ना, तो जिंक में 30 होता है, तो इसका क्या करोगे, यही सीक्वेंस फॉलो करना है हमेशा, है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 होगा, ध्यान रखना है। बस इसको फॉलो करते हुए देखो पूरा हो गया, तो काउंट करो 10 पावर सब काउंट कर लो, देखो ये सब काउंट करो तो ये हो जाएगा। हमें जो रूल बताया गया वो याद रखना है। तो हमें क्या आज सीख लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे ना। तुम लोग क्या करना, होमवर्क में ये सोच लो कि तुम्हारे लिए जितने भी एटम 30 तक के जो हमने छोड़ दिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चाहे 1 2 3 के 11 के हिसाब से देखा जाए इस तरह से, चाहे एसपीडी के हिसाब से देखा जाए, जो हमने छोड़ दिए इलेक्ट्रॉनिक वो तुम्हें खुद से करके देखना है और देखना कि हमें आ रहा है नहीं आ रहा, उसको ट्राई करो, तो 1 2 बार देखोगे तो आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मस्ट है केमिस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए। अगर तुम केमिस्ट्री स्टार्ट करना चाह रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, है ना। अब देखो इस सीरीज में, इस क्लास में जो हम पढ़ा रहे हैं, इसमें जो चीज़ें जैसे से बताई जा रही हैं वैसे वैसे तुम फॉलो करते हुए, याद करते हुए चलो। अगर याद नहीं हो तो 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में उसको देखो, याद करो, जितना का है उतना। उसके अगर आगे तुम बिना याद किए पढ़ोगे तो क्या होगा कि वो आगे चल के प्रॉब्लम करेगा। ऐसी ये बात ध्यान रखना है कि जैसे हम जब खाना खा लिए और दांत में कुछ जाके कोई भोजन का टुकड़ा फंस गया वहाँ पे, तो उसको जब तक निकालते नहीं है तब तक हम कुछ बोलते, चाहे जो बोलना चाहे, हमारी जीभ क्या होती है वहीं आके रुक जाती है। कहाँ पर? दांत, जो भोजन टुकड़ा फंसा हुआ है वहाँ पे। तो दांत में फंसा हुआ टुकड़ा और माइंड में फंसा हुआ डाउट हमेशा आगे बढ़ने नहीं देता है ना। तो अगर आगे बढ़ना है तो जो डाउट है उसको क्लियर करो, अगर डाउट नहीं है तो जो कहा जाए उसको याद करो, है। तो आज हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया और बाकी जो भी इसके आगे वाला प्रोसेस है वो हम अगले दिन, अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, सही से पढ़ते रहो।